है ना, नाम से ही क्लियर है, अपने नाम से ही ये बता रहा है। एक इसमें कांटेक्ट है और एक इसमें एंगल है। तो देखो क्या होता है, जब कभी भी लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड एंड सॉलिड मतलब लिक्विड की एक सरफेस और सॉलिड की एक सरफेस जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, सरफेस ऑफ लिक्विड एंड सरफेस ऑफ सॉलिड, जब इनके बीच में कांटेक्ट होगा तो उस कांटेक्ट के टाइम पर दोनों सरफेसेस के बीच का जो एंगल बनेगा, लिक्विड की सरफेस सॉलिड की सरफेस, दो सरफेस हो गई, इन दो सरफेसेस के कांटेक्ट में आने पर दोनों सरफेस के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम नाम दे रहे हैं अपना कांटेक्ट एंगल। बाय नेम, सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, a very straightforward simple definition. If we have two surfaces in which one is of the liquid and one is of the solid, and if the two surfaces are in contact, the angle between these two surfaces is defined as contact angle. ये देखो, मैं इसको एडमिट कर रहा हूँ कि ये चैप्टर वैसे थोड़ा सा बोरिंग टाइप का भी है, उतना एक्चुअली दिखता नहीं है, मतलब बोरिंग का मतलब क्या है उतना रियलाइज नहीं हो पाता। तो आपको ना पहले तो सरफेसेस इमेजिन करनी पड़ेंगी और एक बात समझनी पड़ेगी, जैसे अगर मैं कांटेक्ट एंगल की बात करूं, ठीक है, तो दो सरफेसेस कांटेक्ट में होना, इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो, आपके घर में जो दीवार है, आपके घर में जो कमरे बने हैं, रूम बने हैं, उनमें दो वॉल्स आपस में कांटेक्ट में आती हैं कहीं पर। यस सर। तो उन वॉल्स के सरफेसेस के बीच में कितना एंगल बनेगा, है ना? अगर 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 रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप का रूम है आपका, तो एक दो 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 वॉल्स के बीच का एंगल, बिकॉज वो दो सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं, वहां पर आप कह सकते हो कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पर हम जिन दो सरफेसेस की बात कर रहे हैं वो कौन सी है, ध्यान सुनिएगा। हम एक ग्लास के अंदर पानी भर दें, अगर मान ले एक कंटेनर लें, मान ले सिलिंड्रिकल कंटेनर, सिलिंड्रिकल ग्लास ले लें, या और इसमें हम लोगों ने मान लो लिक्विड फिल किया और वो लिक्विड ऊपर जा करके कुछ कर्व शेप ले रहा है अपना, वो लिक्विड ऊपर जा करके उसका सरफेस थोड़ा सा कर्व फॉर्म में, सरफेस ऑफ लिक्विड परफेक्टली फ्लैट ना होकर के कर्व है। और ये भी एक्सप्लेन करेंगे भी कि लिक्विड का सरफेस ऊपर परफेक्टली फ्लैट सरफेस क्यों नहीं हो सकता, वहां पर कर्व शेप क्यों बन जाती है उसकी। तो यार इसमें आप बताओ कि दो सरफेसेस कौन सी हैं जो एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, बोलोगे? सर वाटर और बॉल्स ऑफ कंटेनर। ठीक है, देखो जी, ऐसा ग्लास आपके घर में भी होगा, है ना? बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। लिक्विड की सरफेस कहां पर हम बात कर रहे हैं, लिक्विड के कौन से सरफेस की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इमेजिन करना। और अगर घर में हो तो आप इसको देख भी सकते हो, अभी के अभी तुरंत दिख जाएगा आपको। हम एक बात करेंगे, ये ऊपर वाली सरफेस जो पानी की ऊपर वाली सरफेस है, सर्कुलर वाली, ठीक, और ये ग्लास का सरफेस, ग्लास का ये वाला सरफेस जहां पर को पानी दिख रहा है। देखो ग्लास में दो पोर्शंस हैं, ग्लास का एक पोर्शन ऐसा है जहां पानी नहीं है, ड्राई पोर्शन, ये ड्राई पार्ट है इसका, और ये वेट पार्ट है, यहां तक पानी आ चुका है। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? यस सर। यस सर। तो हमारे दो सरफेसेस कौन से हैं जो कांटेक्ट में हैं, कौन सी दो सरफेस आपस में कांटेक्ट कर रही हैं? एक ऊपर की सरफेस यहां वाली जो लिक्विड की सर्कुलर सरफेस है, और एक ग्लास का ये सिलिंड्रिकल सरफेस, ग्लास का ये सिलिंड्रिकल सरफेस। और अगर आपके पास ऐसा ग्लास हो ना, कांच वाला शीशे का ग्लास हो, देखो, तो आप एक चीज नोटिस करना, बिल्कुल एज पे यहाँ पर पानी थोड़ा सा आपको उठा हुआ मिलेगा, स्लाइटली, हल्का सा ये पानी उठा हुआ होता है। क्लियर हुआ बात आपको? यस सर। यस सर। तो इसमें कांटेक्ट एंगल किसको बोलोगे, कौन से एंगल को कांटेक्ट एंगल कहेंगे? जो ऊपर पानी की जो सर्कुलर सरफेस है, पानी का जो सर्कुलर सरफेस, और ये जो सिलिंड्रिकल सरफेस है ग्लास का सिलिंड्रिकल सरफेस, इन दो सरफेसेस के बीच बनने वाला एंगल,
सर अगर हम इसमें बात करें तो ये वाटर, बिकॉज देखो ये 2 डायमेंशनल व्यू है, अब इसको हम उस तरीके से ड्रॉ नहीं कर सकते जैसे भी आपको ग्लास में दिखाया है। तो ये जो वाटर का सरफेस है ये वाला, यहाँ पर वाटर का सरफेस है और ये वो ग्लास, इनके बीच के इस एंगल को आप नाम दे रहे हो कांटेक्ट एंगल थीटा। इसको कांटेक्ट एंगल कह रहे हैं। लिक्विड की सरफेस में और ग्लास के सरफेस के बीच में कितना एंगल बन रहा है। और ग्लास की भी कौन सी सरफेस? वेट। जो वेट होगी, राइट। जहां तक सिंपल, जहां पर कांटेक्ट हुआ है, तो लिक्विड का कांटेक्ट इस पोर्शन से है, ऊपर वाले पोर्शन से तो कांटेक्ट है नहीं इसका। तो ग्लास के जिस पोर्शन से लिक्विड का कांटेक्ट है वहां पर ग्लास की सरफेस और लिक्विड के टॉप सरफेस के बीच में जितना एंगल बनेगा उसे आप सिंपल लैंग्वेज में कांटेक्ट एंगल का नाम दे दीजिए। मर्क्यूरी के केस में, ये तो मैंने ग्लास के अंदर पानी डाला है, अगर ग्लास के अंदर आप मर्क्यूरी डाल दो, बैरोमीटर, जैसे बैरोमीटर में होता है, तो मर्क्यूरी एक्चुअल में इस टाइप का कर्व शेप लेती है, ऐसा होता है मर्क्यूरी का लेवल। तो यहाँ पर कांटेक्ट एंगल किसको बोलोगे अगर मर्क्यूरी डाला है ग्लास के अंदर तो? मर्क्यूरी की टॉप सरफेस। हाँ, तो ये सरफेस हो गया मर्क्यूरी का, ये मर्क्यूरी का सरफेस और ये ग्लास का सरफेस जो मर्क्यूरी के कांटेक्ट में है। तो ग्लास सरफेस एंड मर्क्यूरी सरफेस के बीच इसको हम कहेंगे अपना कांटेक्ट एंगल थीटा। दोनों सरफेसेस के बीच का एंगल, इसको बुक्स में और वैसे भी हम भी लिखेंगे, इसको यूं भी कह सकते हो, दोनों सरफेसेस के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, दो सरफेसेस का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर एक टेंजेंट हम कंटेनर पे दिखाएंगे और एक टेंजेंट लिक्विड के सरफेस पर दिखाएं। अगर दो टेंजेंट्स बनाएं तो एक टेंजेंट लिक्विड के लिए और एक टेंजेंट सॉलिड के लिए, इनके बीच का एंगल भी कह सकते हो कांटेक्ट एंगल। इसको भी इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट है भी आपको? बोलो डेफिनेशन में। नो सर। नो सर। दो सरफेस आपको समझ में आ रहे हैं कौन से? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में हो इस समय। आपको ये चीज खुद से समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर मैं किन दो सरफेसेस की बात कर रहा हूं। एक ये वाली, ये सिलिंड्रिकल सरफेस की बात हो रही है, ये जो चारों तरफ जा रहा है इसके सिलिंड्रिकल सरफेस, ठीक है यार। और दूसरा सरफेस ऊपर, ये जो पानी का ऊपर वाला सर्कुलर सरफेस है, इन दो सरफेसेस के बीच में कितना एंगल बन रहा है। हो सकता है तुम में से कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये एंगल 90 डिग्री है। क्या यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल मतलब कहेंगे इसको, जो कंडीशन है? लिटिल लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। अगर हाँ, इसके लिए क्या करोगे ना, अब मेरे तो दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं थोड़ा सा एक्चुअली स्टेबल नहीं हो पा रहा ग्लास, बट अगर आप खुद से अगर अपने घर पे करेंगे ना, तो आपको बाहर से देखने पर, अगर ग्लास बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, तो आपको बाहर से दिखेगा कि यहाँ पर जो लेवल है वो हल्का सा उठा होता है, साइड में लेवल हल्का Yes, सा sir. ऊपर लिफ्टेड होता है, स्लाइटली, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होता लेकिन हल्का सा ये ऊपर शिफ्टेड होता है। तो यहीं पर दो सरफेसेस कांटेक्ट में हो रही हैं और इन दो सरफेसेस के बीच में लाइन ऑफ कांटेक्ट कौन सा है? क्या कोई ऐसी लाइन है जो दोनों सरफेस के लिए कॉमन लाइन है? नो सर। अरे यार तुम अजीब आदमी हो। दो सरफेसेस जब भी टच करेंगी, दो सरफेस अगर टच करती हैं तो उनके बीच कांटेक्ट लाइन नहीं आएगी क्या कोई? वो एज की बात कर रहे हैं आप, जो एज बनेगी। कॉमन एज बिटवीन द टू सरफेस, ये कैसे आइडेंटिफाई करते हो यार आप लोग? पहले तो जब सरफेस दो आइडेंटिफाई, सरफेस कितनी बार समझाऊंगा, क्लास 7th 8th पे जाना पड़ेगा मेरे को। सर यहाँ पर दोनों जहाँ पर एज ज्वाइन कर रही होंगी वही उसका मतलब, दोनों सरफेस ज्वाइन कर रही होंगी वही उसका एज हो जाएगा। हो जाता है। हाँ, क्या ये बाहर वाली लाइन नहीं है, ये जो लाइन सर्कुलर लाइन? यस सर। यस सर, वो एक edge है।
क्या ये कॉमन लाइन नहीं है? ये लाइन सिलेंडर पर भी है और ये लाइन इस सर्किल पर भी है। Yes, sir. यस सर। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको समझने के लिए पानी का ग्लास लेके बैठो तभी समझ पाओगे, ऐसे नहीं समझा पाएंगे आपको। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये जो लाइन जाएगी ऐसे बाहर बाहर, ब्लैक कलर से ड्रॉ भी कर दे रहे हैं, ये जो लाइन जाएगी, क्या ये लाइन सर्कुलर सरफेस की सरकमफ्रेंस नहीं है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. यस तो सर। Yes, sir. इसका मतलब ये सर्किल की प्लेन में होगा। Yes, sir. Yes, sir. और ये लाइन मैंने ग्लास के ऊपर ड्रॉ की है, तो इसका मतलब ये लाइन ग्लास के ऊपर भी है। Yes, sir. Yes, दोनों sir. के Yes, sir. तो क्या ये दोनों सरफेस की कॉमन लाइन नहीं हो गई? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसको बोलेंगे लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द टू सरफेसेस। सरफेसेस कौन सी? अ सरफेस ऑफ दिस ग्लास, जिसके ऊपर मैं आपके सामने मार्कर से लाइन ड्रॉ बना रहा हूं। तो अगर मैं लाइन ग्लास के ऊपर बना रहा हूं, इसका मतलब क्लियरली ये लाइन ग्लास के ऊपर है और ये लाइन अंदर के सर्कुलर सरफेस की सरकमफ्रेंस भी है। सो दैट इज लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द टू सरफेसेस। तो यहाँ पर विजिबिलिटी नहीं हो पाएगी, आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल बोर्ड है और ये सब कुछ 3D फिगर्स हैं। ठीक है, ये भी बात क्लियर हो गई आपको? Yes, sir. Yes, sir. ये दो सरफेस मतलब जब आप ग्लास के अंदर पानी डालोगे, तो वहां 2 सरफेसेस बन रही है, एक लिक्विड की टॉप सरफेस और दूसरा ये ग्लास का सरफेस। इनके बीच एक एंगल बनेगा और इन 2 सरफेसेस के बीच में एक कॉमन लाइन ऑफ कांटेक्ट होगा और उस कॉमन लाइन ऑफ कांटेक्ट पर, अब सुनिएगा स्टेटमेंट, उस कॉमन लाइन ऑफ कांटेक्ट पर ग्लास का ड्राई वाला पोर्शन, ग्लास का ड्राई पोर्शन इस टेंजेंट के अलोंग लिक्विड के सरफेस को ऊपर की तरफ पुल करेगा। रिपीट कर रहा हूं, दिस ड्राई पोर्शन will exert force on the surface of liquid. Dry portion will exert force on the surface of liquid. Direction of force parallel to surface of liquid, and nature of force, a pulling force. Nature of force is a pulling force. तो अगर मैं इसको यहां दिखाना चाहूं आपको तो कैसा होगा ये? इसमें ग्लास का ये पोर्शन जहां पर पानी नहीं पहुंचा है, ये पोर्शन इस सर्कुलर लाइन पर, ये जो चारों तरफ सर्कुलर लाइन होगी, बिकॉज यही लाइन ऑफ कांटेक्ट है, ग्लास का ये पोर्शन इस लाइन ऑफ कांटेक्ट पर एक फोर्स लगाएगा जिसकी डायरेक्शन यहाँ पर जो सरफेस पानी की जो सरफेस होगी उसके पैरेलल, उस पानी की सरफेस के पैरेलल। अब दिखाते हैं इसमें, मतलब ये चीज जो पानी का सरफेस है इसके पैरेलल और पुलिंग फोर्स। तो अगर ये ड्राई पोर्शन पुलिंग फोर्स लगाएगा, खींचेगा, इसको पुल करना है मुझे, तो ये डायरेक्शन कुछ इस तरफ दिखाओगे, ये डायरेक्शन होगी सरफेस टेंशन के फोर्स की, ये डायरेक्शन होगी सरफेस टेंशन के फोर्स की। लिक्विड की सरफेस के टेंजेंशियल, लिक्विड की सरफेस के पैरेलल ड्राई पोर्शन इस सरफेस को अपवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रहा होगा। ये तीसरा कंसेप्ट हो गया। मतलब कंसेप्ट क्या, मतलब ये फैक्ट है, फैक्ट जिसको यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में, और इसकी वजह से कैपिलरी राइज एक्सप्लेन किया जाएगा। इसी फोर्स की वजह से लिक्विड्स का कैपिलरी राइज होता है। सारे पॉइंट्स नोट किए आपने? Yes, sir.
ये लाइन अब जो बोली थी ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये लाइन एक लाइन है लेकिन पावरफुल लाइन है। मेंस एडवांस किसी भी लेवल का क्वेश्चन अगर करना चाहते हो, सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या होती है? डायरेक्शन की, फोर्स की। फोर्स के डायरेक्शन को लेकर के सरफेस टेंशन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। दो वजह उसकी, एक तो ये 3D ऑब्जेक्ट्स है, सारा सब कुछ 3 डायमेंशन में हो रहा है, तो एक विजुअलाइजेशन नहीं होता मेरे को, और दूसरा कई लोगों को तो यही नहीं पता होता है कि सरफेस टेंशन की फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, लाइन ऑफ कांटेक्ट किसको कहते हैं, दो सरफेसेस कैसे एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है, यही सब क्लैरिटी नहीं होती है। हाँ जी भाई साहब, पूछिए डाउट। सर आपने एक थर्ड कॉन्सेप्ट बताया था, वो उसका लाइन बता देंगे? मैं फिर से अपनी सारी बातें एक एक करके रिपीट कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी में आप लिख लेना, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बोला, मैं आपको ग्लास का ही एग्जांपल लूंगा क्योंकि मैं ऐसे एग्जांपल देना चाहता हूँ जो आप खुद से भी घर पे ट्राई कर सको। तो व्हेन वी फिल वाटर इन द ग्लास, है ना, ये केस हो गया। नंबर 1, एंगल बिटवीन दिस सिलिंड्रिकल सरफेस एंड द टॉप सरफेस ऑफ लिक्विड, उसको हमने डिफाइन किया है कॉन्टैक्ट एंगल। ये पॉइंट लिख लिया है आपने सभी ने? Yes, sir. Yes, sir. सेकंड पॉइंट, मतलब बार बार नहीं रिपीट कर पाएंगे। सेकंड पॉइंट, दिस पोर्शन ऑफ द ग्लास which is a dry portion, this dry portion of the glass will exert force on this surface of liquid. Dry portion of this glass will exert force on this surface of liquid which is circular. The force will act on the common line of a contact. The force will act on this common line of contact which is circle. The force will act on this common line of contact which is circle. Nature of force will be a pulling force. Nature of force will be a pulling force. मतलब this dry portion will try to pull this surface in upward direction. ऊपर खींचने की कोशिश करेगी इसको. And the direction of force will be always parallel to surface of liquid. अब लिख लिया या अभी भी कुछ रह गया है? सर लिख लिया। सर इसी फोर्स की वजह से जो हल्का सा टिल्ट हल्का सा अपलिफ्टमेंट होता है ना एजेस का। नहीं वो चीज नहीं है, ये कैपिलरी राइज होने का रीजन है। अब एक बार सुनो पहले, अब आपका ना ब्रेन न्यूमेरिकल साइड पे जाना चाहिए, न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए। नंबर 1, कॉन्टैक्ट एंगल अगर प्रोवाइड किया जाए तो क्या इससे ये मालूम चल सकता है कि लिक्विड की सरफेस का ओरिएंटेशन कैसा है? Yes, sir. Yes, sir. की डेफिनेशन को समझो जरा। कॉन्टैक्ट एंगल सॉलिड की सरफेस और लिक्विड के सरफेस के बीच का एंगल है। तो क्वेश्चन में कॉन्टैक्ट एंगल देने का पर्पस क्या हुआ? आपको ये बताने का, ओरिएंटेशन बताने के लिए। किसका? सॉलिड का या लिक्विड के सरफेस का? लिक्विड सरफेस का। तो आपको लिक्विड की सरफेस की ओरिएंटेशन मिल गई। यस सर। और ये क्यों, इसकी नीड क्यों है मेरे को? क्योंकि लिक्विड की सरफेस जहां होगी उसी के पैरेलल डायरेक्शन में फोर्स दिखाना है मुझे। यस सर। Yes, sir. तो क्या एक चीज हम सिंपल वे में और ये भी कह सकते हैं कि सॉलिड से कांटेक्ट एंगल के, मान लो किसी का कांटेक्ट एंगल 30 डिग्री है, सपोज दैट 30 डिग्री इज द कांटेक्ट एंगल, तो क्या ये कह सकते हैं कि जो सरफेस टेंशन की फोर्स होगी वो सॉलिड से 30 डिग्री के एंगल पर लगेगी? यस सर। Yes, sir. समझ आया आपको कि कांटेक्ट एंगल का इनडायरेक्ट पर्पस क्या है मेरे लिए? कांटेक्ट एंगल बोलने का सीधा सा पर्पस ये है सरफेस टेंशन के फोर्स की डायरेक्शंस का आइडिया लेना, कि सरफेस टेंशन की फोर्स का डायरेक्शन सॉलिड वाले कंटेनर से कितने एंगल पर होगा। ठीक है, ठीक है, बोलो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. लेकिन किधर डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर होगा? कंटेनर के अंदर की तरफ या कंटेनर से बाहर की तरफ? बाहर की बाहर की तरफ. बाहर की तरफ। उसके लिए आपने पुलिंग फोर्स यूज किया है कि पुल करना है, अंदर कर देंगे तो वो पुश करने वाली चीज हो गई, नीचे धक्का देने वाली, हमें खींचना है उसको बाहर की तरफ।
पुल करना है। सरफेस टेंशन, टेंशन मतलब पुल। ये तो हो गया न्यूमेरिकल पर्पस। इसको हम न्यूमेरिकल सर में इसमें यूज जो करेंगे। और सुनिए, अच्छा एक मिनट सुन लो, हम इसको न्यूमेरिकल में यूज करेंगे स्पेशली उन न्यूमेरिकल्स में जहां पर लिक्विड का कैपिलरी राइज समझाना होगा मेरे को, वहां पर इस कंसेप्ट को यूज करेंगे। दिस इज यूजफुल कंसेप्ट फॉर फाइंडिंग द राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब। हाँ, अब पूछो क्या कह रहे थे। सर इसमें जो एचजी है सर, इसमें तो थोड़ा मतलब जो कर्व होगा सर नीचे की तरफ डायरेक्टेड होगा। हम्म। सर तो उसमें पुलिंग फोर्स कहाँ होगी? मतलब हम लोग नीचे सरफेस को पुश कर रहे होंगे ना फिर वाटर के। नहीं नहीं, तो ये ड्राई पोर्शन है, हाँ सर। ये ड्राई पोर्शन है ना, यस सर। तो ये इधर की तरफ पुल कर रहे हैं इसको, यही पुल है, ऊपर खींच रहे हैं इसको। अच्छा सर, मतलब हमेशा ऊपर की तरफ ही होएगी हमेशा? अरे भैया, तो ड्राई पोर्शन पुल करेगा तो ऊपर ही करेगा ना, क्योंकि वेट पोर्शन तो हमेशा नीचे होगा। ऐसा कोई ग्लास थोड़ी होगा कि ऊपर गीला हो और नीचे सूखा हो। यस सर, यस सर, सॉरी सर। भाई, अगर इम्पॉसिबल चीज है ना, हम इसमें ऐसा कैसे कर देंगे कि पानी यहाँ भरा हो और यहाँ खाली हो? ये होगा कैसे? अगर ये हो जाए किसी तरीके से, अगर समहाउ ये चीज पॉसिबल हो जाए, तो नीचे आ जाएगी फोर्स। सर क्वेश्चन में इस टाइप की हाइपोथेटिकल सिचुएशन तो दे ही सकते हैं ना? नहीं, अरे अरे यार, काहे को देंगे भैया? जो चीज होती ही नहीं है उसके बारे में क्वेश्चन क्यों पूछेंगे हम? फिजिक्स तो रियलिटी के ऊपर है यार, जो साइंस में होगा वही तो पूछेंगे हम लोग आपसे, कि बता जबरदस्ती कुछ पूछ लें। हाइपोथेटिकल नहीं होता है, या तो उसकी पॉसिबिलिटी हो फ्यूचर में कभी, तो पूछा जा सकता है कि ऐसा अगर हो गया तो क्या करना चाहिए होगा। ऐसा होता नहीं है। लेकिन कैसे करोगे भाई आप? अच्छा, आज तक तो नहीं हुआ, आगे हो जाए तो हम भी नहीं जानते, साइंस है। खैर, इस कंसेप्ट का यूज करेंगे लिक्विड के राइज को समझाने में, बट उसके पहले कांटेक्ट एंगल बनने की वजह क्या है? हमने आपसे अभी क्या कहा कि जब आप पानी भरोगे इसमें, तो ये साइड में ना हल्का सा उठ जाता है, हल्का सा उठेगा यहाँ साइड में, स्लाइटली लिफ्टेड होगा। तो यही चीज क्यों होती है? मतलब ये हुआ ही क्यों? सर डाउनवर्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से। तो नीचे आना चाहिए था ना, उठना क्यों चाहिए था? ऊपर क्यों उठ रहा है? ये कभी क्योंकि आपने सर सोचा? जैसे पुल कर रहे थे स्ट्रिंग ना। वाला आपने बताया था कि पहले जहां मास सुनो, अच्छा अटैच है। सुनो एक बात बताओ, पहले आप में से अगर वाकई ऑनेस्टी के साथ पढ़ रहे हो, तो आपको ये ग्लास लेकर के बैठना चाहिए, और आपको पहले तो आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ यार, बाहर से देखने पर थोड़ा सा ये उठा हुआ है। पहले तो ये एक्सेप्ट करो आप, क्योंकि प्रैक्टिकल करके देखने में ही बात समझ में आएगी। और अगर उठा हुआ नहीं दिख रहा है ग्लास के अंदर, तो इसका मतलब हम गलत पढ़ा रहे होंगे, ये जो बुक्स में लिखा है वो गलत है। तो पहले तो आपको वेरीफाई कर लेना चाहिए कि हाँ यार, ये सही बात है। अब सुनिए, ये सब क्यों होता है, वो रीजन है। तो रीजन, मॉलिक्यूलर फोर्स तो इन्होंने बोला, वो कुछ हद तक सही आंसर था, बट पूरा सही आंसर नहीं था। कॉज है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ, कह सकते हो, कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस। जोड़ना या तोड़ना वाली फोर्सेस। हाँ जी, एडहेसिव मतलब फेविकॉल यार, चिपका दो, नहीं कहता है बेस्ट एडहेसिव। यस सर। तो एडहेसिव मतलब चिपकाने वाली फोर्सेस, और कोहेसिव मतलब दूर करने वाली फोर्सेस। एडहेसिव मटेरियल किसको बोलते हैं? जो स्टिक कर जाते हैं, फेविक्विक, फेविकॉल, ये सब सबके ऊपर एडहेसिव लिखा होता है। तो और रिलेटिव स्ट्रेंथ, एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ नहीं, रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब इनमें से कौन ज्यादा है। हमने अभी इस मार्कर से बोर्ड के ऊपर लिखा है, तो मार्कर की इंक बोर्ड के ऊपर स्टिक कर गई, मार्कर की ब्लैक इंक इस व्हाइट बोर्ड पर स्टिक कर गई। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि इस इंक के मॉलिक्यूल, ब्लैक इंक का मॉलिक्यूल और व्हाइट बोर्ड के मॉलिक्यूल के बीच में अच्छा खासा एडहेशन है, चिपक गई है, और इसी वजह से लिखना पॉसिबल हुआ। अभी यहीं पर खूब चिकना सरफेस होता ना, खूब परफेक्टली स्मूथ सरफेस हो, बह जाती है। इसकी वैक्सिंग कर दूं, बाहर से वैक्स ला करके इसको पूरा वैक्स से रगड़ दूं, और उसके ऊपर कहूं कि लिख के दिखाइए जरा, नहीं हो सकता।
समझ गया? यस सर। Yes, sir. पानी कुछ कपड़ों को गीला कर देता है और कुछ कपड़े वाटर प्रूफ होते हैं, उन पे पानी डालो, पानी स्लिप करके निकल जाता है। तो ये सारा कुछ कोहेसन और एडेशन के बेसिस पर है। इसमें होता क्या है, देखिए, अगर हमारे पास ये कोई एक सॉलिड की वॉल है, सॉलिड ग्लास, नॉर्मली ग्लास का ही हम लेंगे बिकॉज स्टील में भी ले सकते हो, स्टील के भी ग्लास होते हैं, एल्यूमिनियम की भी ग्लास होती है, लेकिन हम लोग ये कांच वाले ग्लास की बात करते हैं। ग्लास का मतलब ये ग्लास, समझ में आ रहा है यार? ये ग्लास मतलब देखो, हिंदुस्तानी भाषा में तो हम इसको भी तो ग्लास कहते हैं ना, ये भी ग्लास है। यस सर। घर में ये तो Yes, कहते हो sir. एक गिलास पानी देना, लेकिन हम जब ग्लास बोलेंगे तो ये वाला नहीं, मतलब कांच, ये, और इसके कांटेक्ट में पानी आया, मतलब इसके कांटेक्ट में हमने पानी रखा और हमने कहा कि यहाँ पर कॉर्नर्स पे ये लेवल थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, ऐसे हल्का सा उठ जाता है ये, और उठने की वजह से यहाँ पर एक एंगल बन जाता है जिसको कांटेक्ट एंगल कह रहे हैं। अभी मेरा क्वेश्चन ये है, ये हरकत हुई क्यों, ये उठा क्यों, ये सीधा बिल्कुल फ्लैट क्यों नहीं रह गया, क्यों उठ गया यहाँ पर? उसका आंसर ये है कि जैसे ही वाटर का एक मॉलिक्यूल ग्लास के इस कांटेक्ट में जाएगा, उस मॉलिक्यूल पर दो तरीके की फोर्सेस काम करेंगी। इमेजिन करो आप, यहां पर कोई एक मॉलिक्यूल इमेजिन करना होगा जो कांटेक्ट में है, यहाँ का एक मॉलिक्यूल, उस पर दो तरीके की फोर्सेस आएंगी। एक लिक्विड के ही बाकी के मॉलिक्यूल्स, लिक्विड के जो बाकी मॉलिक्यूल्स हैं, ये सब उसके भाई है, ये भी लिक्विड का मॉलिक्यूल है और ये भी लिक्विड के मॉलिक्यूल से भाई, और भाइयों में मोहब्बत होती है। तो ये सारे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इस लिक्विड के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ये हो गया कोहेसिव फोर्स, द फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम मटेरियल, फोर्स Yes, बिटवीन sir. द, दैट इज कोहेसिव फोर्स। तो जो मॉलिक्यूल कांटेक्ट में है उसकी एक दर्द भरी स्टोरी देखो आप। इस मॉलिक्यूल को इसी लिक्विड के मॉलिक्यूल अंदर खींच रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? मतलब अपने ही लोग इसको नीचे गिराने में लगे हैं। ये लाइन हमने जानबूझ के यूज की है बिकॉज रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। Yes, sir. किसी को गिराने में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होता है? अपनों का। अपनों का। तो ये अपने ही है, लिक्विड के ही मॉलिक्यूल है जिसको नीचे गिरा रहे हैं। यहाँ अपनों का मतलब आपके रिलेटिव्स, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे गिराने में। जी सर, वही तो सर. दुनिया पीड़ित है सर। अरे भाई साहब पूछो मत, अपने घर की टेंशन नहीं है, दूसरे घर की टेंशन ज्यादा होती है। और सबसे बड़ा रोल इसमें प्ले करते हैं खासतौर पे अगर किसी घर में फूफा उफा हो तो। यस सर। हाँ, सर मतलब तो खुश भी नहीं होंगे। उनको नहीं भगवान ने आते तो ब्लेसिंग दे ताने रखी है कि मारेंगे। तुमको इसीलिए तुमको फूफा इसीलिए बनाया है, तुम खाली नाराज रहो। अच्छा, इसी लिक्विड मॉलिक्यूल के ग्लास के मॉलिक्यूल्स, जो ग्लास के मॉलिक्यूल्स हैं, कौन से मॉलिक्यूल? कुछ जो ड्राई साइड पर है और कुछ जो वेट साइड पर है। ग्लास के कुछ मॉलिक्यूल जो ऊपर है और ग्लास के कुछ मॉलिक्यूल जो नीचे हैं, ये सब भी इस मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींच रहे हैं। ये एडहेसिव फोर्स है। तो जब ऊपर के मॉलिक्यूल ऐसे, ऊपर के ग्लास मॉलिक्यूल्स ऐसे ऊपर की तरफ पुल करेंगे और नीचे के ग्लास मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ पुल करेंगे, तो ओवरऑल पुलिंग फोर्स, रिजल्टेंट पुलिंग फोर्स बाय द ग्लास मॉलिक्यूल्स
ऑन द ड्राई साइड एंड ऑन द वेट साइड का रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएगा। इसको हम एडहेसिव फोर्स कह रहे हैं, विच इज द फोर्स बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल एंड द ग्लास मॉलिक्यूल्स, वो एडहेसिव फोर्स है। एंड द फोर्स बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स विद द अदर लिक्विड मॉलिक्यूल्स, वो हमारा कोहेसिव फोर्स। एक तीसरी फोर्स भी होगी, बट वो हम लोग अपने लेवल पर इग्नोर कर रहे हैं। सर मास वेट की नहीं, एयर के मॉलिक्यूल्स, जो एयर मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी तो लिक्विड के मॉलिक्यूल को खींचेंगे। यस सर। यस सर। तो एयर का मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन हम इग्नोर कर रहे हैं क्लास 11th 12th के लेवल पर, वो हमें इग्नोर करके ही पढ़ना है। एक्सक्यूज मी सर एडहेसिव फोर्स के बाद हायर फिजिक्स में, एक मिनट बता दें, हायर फिजिक्स में वो भी कंसिडर होती है, बट हम लोग कोई हायर फिजिक्स तो पढ़ नहीं रहे हैं, लोअर फिजिक्स। सर इग्नोर क्यों करा जा रहा है? लोअर फिजिक्स क्योंकि हम लोग की औकात नहीं है उसको समझने की, हम में से किसी की भी। मतलब चीजें सिंप्लीफाइड वे में समझाई जा रही है ना बच्चा, और अभी जब समझ आ जाएगा तो अचानक से झटका मिलेगा। जब हम सर एडहेसिव फोर्स की एक बार फिर डेफिनेशन बता दीजिए सर। एडहेसिव मतलब फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। ओके सर। और कोहेसिव मतलब फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम मटेरियल। अपने लोगों की मोहब्बत कोहेसिव और दूसरे की मोहब्बत एडहेसिव, ऐसे याद रखोगे। यस सर। यस सर। अब कौन ज्यादा है ये डिसाइड करता है कि क्या होने वाला है। और ये जो कोहेसिव फोर्स है ये अराउंड 45 डिग्री एंगल पर मिलता है आपको। अब 3 पॉसिबल केसेस। नंबर 1, सर हमेशा 45 के अराउंड होगा। तो ये इसलिए ना कि ऑलमोस्ट एक क्वार्टर सर्किल बन रहा है यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक क्वार्टर सर्किल पर है, और फोर्स सिमेट्री के हिसाब से 45 डिग्री एंगल पे जाएगी। ओके सर। अब मैं इस कोहेसिव फोर्स को रिजॉल्व करके दिखा रहा हूं आपको। ये जो कोहेसिव फोर्स है इसको रिजॉल्व करेंगे। तो रिजॉल्व होने के बाद, कोहेसिव फोर्स रिजॉल्व होने के बाद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बनेगा Fc डिवाइडेड बाय √2, और वर्टिकल डायरेक्शन में बनेगा Fc डिवाइडेड बाय √2। ये रिजॉल्व होने के बाद का हो गया। अब 3 पॉसिबिलिटीज क्या है। पहली पॉसिबिलिटी, एडहेसिव फोर्स की वैल्यू कोहेसिव फोर्स डिवाइडेड बाय √2 से ज्यादा है, ये एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी, एडहेसिव फोर्स लेस देन द कोहेसिव फोर्स बाय √2 है। और तीसरी पॉसिबिलिटी, एडहेसिव फोर्स इक्वल्स टू Fc बाय √2 है। 3 पॉसिबल केसेस बन सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल्स। अगर ऐसा हो गया, अगर ये केस हुआ, तो रिजल्टेंट फोर्स अप्रोक्सीमेटली कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? देखो जरा, इन सब का लेफ्ट रिजल्ट डाउनवर्ड। मतलब हॉरिजॉन्टल साइड किधर होगी? हॉरिजॉन्टल में वो राइट होगा या लेफ्ट होगा? अगर सर, लेफ्ट होगा। लेफ्ट। इसका मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट लेफ्ट साइड जाएगा। और एक डाउनवर्ड फोर्स है, प्लस ग्रेविटी की फोर्स भी डाउनवर्ड होगी। कुल मिला करके रिजल्टेंट कुछ ऐसा जाएगा आपका। आप इसमें बॉडी का वेट, लिक्विड मॉलिक्यूल का वेट भी ऐड कर लीजिए, W। तो वर्टिकल कंपोनेंट नीचे आ रहा है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर लेफ्ट साइड है, तो रिजल्टेंट कुछ ऐसा ही जाएगा। सन्नाटे पे कहाँ आ गए भैया? नहीं सही है? यस सर। यस सर। अच्छा। और अगर ये हुआ तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट राइट हैंड साइड जाएगा। राइट तो हैंड इधर आ गया, Right इसका hand मतलब side. नेट फोर्स ऐसे आ गया। और अगर तीसरा केस हुआ तो सर डाउनवर्ड Downward. डाउनवर्ड। अब लिक्विड की सरफेस की एक नेचर है, उसकी एक
हैबिट है, लिक्विड के सरफेस का एक नेचर है, फंडामेंटल नेचर, कि वो हमेशा नेट फोर्स के परपेंडिकुलर रहना चाहता है। ये चीज फ्लूइड मैकेनिक्स के सेकंड लेक्चर में भी आपसे कही थी कि सरफेस ऑफ लिक्विड Yes, हमेशा sir. जी Yes, इफेक्टिव के sir. परपेंडिकुलर जाएगी। परपेंडिकुलर तो अगर नेट फोर्स ऐसा है तो सरफेस ऑफ लिक्विड विल बिकम लाइक दिस। अगर नेट फोर्स ऐसा है तो सरफेस ऑफ लिक्विड बिकम्स लाइक दिस। अदरवाइज सरफेस ऑफ लिक्विड ये होगा। तो सरफेस ऑफ लिक्विड की ज्योमेट्री, लिक्विड का सरफेस किस तरीके से ओरिएंटेशन बनाएगा अपनी, उसका इंक्लिनेशन किधर की तरफ जाएगा, किधर टिल्ट करेगा, ये सब डिपेंड करता है कोहेसिव एडहेसिव फोर्स के कंपैरिजन पे। इसी को मैंने रिलेटिव स्ट्रेंथ कहा है। कंपेयर करना पड़ता है कि ज्यादा कौन है, ताकतवर कौन है इसमें से। सरफेसेस मे बी लाइक दिस, सरफेसेस मे बी लाइक दिस एंड सरफेसेस मे बी हॉरिजॉन्टल आल्सो। पानी और ग्लास के केस में जो आपके सामने एग्जांपल दिया है मैंने आपको, ग्लास मतलब फिर बोलो कांच, स्टील की ग्लास की बात नहीं हो रही है। वो वाटर एंड दिस ग्लास के बीच में एक प्रूवन फैक्ट है, एडहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा होता है। सिंपल है, अगर कोई मटेरियल किसी ग्लास को गीला कर दे तो वो एडहेसन है, और नहीं करता तो उसमें एडहेसन नहीं है। मरकरी को आप ग्लास के ऊपर डाल के देखें कभी, अगर मरकरी कभी मिल जाए आपको और ग्लास के ऊपर डालिए तो वो एक ड्रॉप के फॉर्म में ग्लास पर एक जगह इकट्ठा हो जाती है। Yes, और sir. आप ग्लास को ऐसे Yes, पलटोगे, sir. मरकरी गिर जाएगी, मरकरी उसमें से पूरी गिर जाएगी। मरकरी थर्मोमीटर होता है। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. फोड़ के देखा तो है जब सर। हाँ, तो जब फीवर हो जाता है और मरकरी उसमें से राइज करता है तो क्या ऊपर ग्लास में चिपक जाता है वो? No, sir. नो सर। नो यही रीजन है मरकरी यूज करने का कि वो ग्लास में चिपकता नहीं है, मतलब उसमें एडहेसन नहीं है। मरकरी में एडहेसन बहुत कम, वीक होता है, ग्लास के साथ स्टिक नहीं करता हूँ, लेकिन वाटर स्टिक कर जाता है। तो बिकॉज ऑफ मोर एडहेसन इन केस ऑफ ग्लास एंड वाटर, सरफेस विल बी लाइक दिस, और यही यहाँ पे हो रहा है। वाटर का सरफेस ऊपर की तरफ टिल्ट क्यों कर गया ऐसे? ये इस टाइप का सरफेस क्यों बन रहा है ऐसा? Adhesive force is greater than cohesive force. ये केस हो रहा है, यही केस यहाँ पर उठ रहा है। और मरकरी के केस में उल्टा क्यों हो जाता है? कोहेसिव फोर्सेस। अगर ग्लास और मरकरी देखेंगे तो आपको हमेशा ऐसा सरफेस दिखेगा, कभी भी देखना, बैरोमीटर के डायग्राम, मैनोमीटर के डायग्राम, कभी भी दिखेगा। जब भी मरकरी का डायग्राम दिखाया जाता है तो सरफेस ऊपर ऐसे दिखाई जाती है, यानी ये सरफेस हो रही है इस टाइप से। ये वाला केस दिखाया जा रहा है क्योंकि मरकरी और ग्लास के बीच एडहेसन काफी वीक होता है, कोहेसन ज्यादा होता है उसमें। मरकरी से ग्लास चिपकता नहीं है। आई बात समझ में? Yes, Yes, sir. sir. रीजन बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टैक्ट। व्हाट इज कॉन्टैक्ट एंगल? ये अलग बात है, इट इज द एंगल बिटवीन टू सरफेसेस, वो तो उसकी डेफिनेशन है। बट वो एंगल जनरेट होने का रीजन, उस एंगल के जनरेट होने का रीजन, कंपैरिजन ऑफ द कोहेसिव एडहेसिव फोर्स एंड द नेचर ऑफ लिक्विड वेयर द सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू नेट फोर्स। इस नेचर की वजह से हो रहा है सब कुछ। बताएं क्या कह रहे थे? सर मरकरी का सरफेस का जैसे जब थर्मोमीटर है इसमें देखते हैं, जैसे वो जो प्रेशर जिससे नापते हैं सर, उसमें जैसे ऊपर मतलब इनफैक्ट विजिबल काफी होता है कि वो कर्व्ड भी है। तो सर मतलब उसमें कोहेसिव स्ट्रेंथ रिलेटिवली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है क्या? हाँ, मरकरी की कोहेसिव बहुत बहुत स्ट्रांग होता है। हाँ, मरकरी जिस डेंसिटी बहुत ज्यादा है ना उसकी, स्ट्रांग कोहेसन की वजह से डेंसिटी ज्यादा है उसकी, मॉलिक्यूल चिपके हुए आपस में। ओके सर। भाई वाटर के कंपेयर में मरकरी की डेंसिटी अराउंड 13 टाइम्स ज्यादा है। यस सर। सर वेट भी तो हाँ सर। तो क्यों ज्यादा है? डेंसिटी ज्यादा होने का क्या मतलब होता है कि मॉलिक्यूल्स स्ट्रांगली एक दूसरे के नजदीक बैठे। तो वो तो कोहेसन होगा तभी तो बैठोगे, चिपक के तभी बैठोगे जब मोहब्बत होगी भाई, दूर दूर नहीं बैठोगे।
सीधे सीधे एग्जांपल दे रहे हैं यार। चलिए, now this is the reason for formation of contact angle, and then what is contact angle? Angle between the two surfaces. What happens because of that contact angle? तीन बातें हैं। Reason of formation of contact angle मिल गया। What is contact angle? मिल गया। And what happens due to this contact? कैपिलरी rise. Rise. उसके लिए भी स्टेटमेंट लिखा है। Now the dry portion will start exerting force on this surface in a direction which is defined by the contact angle. इजाजत हो तो आगे बढ़े। Yes sir. Yes, sir. Thank you. तो आप बहुत ध्यान देना यार, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स में ना बहुत चीट किया जाता है। चीट वाले न्यूमेरिकल्स आते हैं इसके। बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है, ऐसा लगता है कि धोखा दिया जा रहा है हमको, पर धोखा कोई नहीं देता। ठीक है, कोई धोखा नहीं देगा आपको, इसमें ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले इसमें जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट टॉपिक राइज ऑफ लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब। तो पहला टॉपिक यही रहेगा। राइज कैपिलरी ट्यूब पहले क्या होता है, आइडिया है कुछ आपको? तो कैपिलरी ट्यूब मतलब कैसी ट्यूब होती होगी ये, किसी को आइडिया? नो सर। अरे मालिक, सर शायद पतली सी ग्लास रॉड होती है। नहीं, बताते हैं हम लोग को। सर टेस्ट ट्यूब की तरीके होती है? नहीं ना बच्चा, उससे पतली बहुत। जो कभी फाउंटेन पेन आपने यूज किए हैं? यस सर। यस सर। Yes, तो sir. उसकी जो निब होती है ना, आगे निब, उसमें एक बहुत छोटा सा एक फाइन स्लॉट होता है जहां से सीख आती है। Yes, sir. ग्रूव टाइप का। हाँ, ग्रूव टाइप का, उतनी साइज का ट्यूब होता है ये। थोड़ा बहुत ज्यादा कर ले, या बहुत बहुत पतली, या आप कह सकते हो जो आपके पेन में रिफिल लगती है ना, पेन में रिफिल। यस सर। यस सर। बॉल पेन की बात कर रहे हैं। यस सर। यस सर। उसके रिफिल का डायमीटर देखो कितना होता है, बहुत ही छोटा होता है। उतनी साइज है इसकी। तो ये मैंने इसलिए बताया बिकॉज डायग्राम में तो हम चौड़ा चौड़ा दिखाएंगे, काफी वाइड दिखाएंगे, लेकिन एक्चुअल में साइज बहुत छोटा है इसका। तो कैपिलरी ट्यूब सर, इंजेक्शन के टाइम जो साइड में बांधी नहीं जाती ट्यूब, उतना? हाँ, ये कह सकते हो। जो ड्रिप वाली होती है, यस, जो कभी पानी वानी चढ़ाया जाता है ना, ग्लूकोज, वो कह सकते हो। कैपिलरी इफेक्ट क्या है? व्हाट इज कैपिलरी इफेक्ट? तो कैपिलरी इफेक्ट इज द राइज ऑफ लिक्विड इन द ट्यूब, दैट इज कॉल्ड कैपिलरी इफेक्ट। कि सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड राइज कर जाता है। और इसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी है। जो हमारे प्लांट्स वगैरह में हम पानी देते हैं, बड़े बड़े पेड़ हो जाते हैं ना, तो पानी आप कहाँ देते हो जाकर के? उनके रूट्स में डालते हो पानी, या ऊपर पेड़ के ऊपर चढ़ करके डालते हो? रूट्स में डालते हैं, रूट्स ऊपर में जाता है पानी रूट्स में डालते हैं। पानी अपने आप ऊपर चढ़ जाएगा ना उसमें। यस सर। तो दैट इज कैपिलरी इफेक्ट। सेल्फ राइज ऑफ लिक्विड इज द कैपिलरी इफेक्ट। तो चलिए, हम क्या कह रहे हैं? हमारे पास एक टब है पानी का, खूब बड़ा सा टब, बाथिंग टब मान लीजिए, बड़ा सा बाथिंग टब, और उसके अंदर एक पतली सी ट्यूब। अब डायग्राम में पतला नहीं दिखाएंगे। एक कैपिलरी ट्यूब को पानी के टब में हमने डिप कर दिया, डुबो दिया उसके अंदर। तो कैपिलरी राइज क्या कहता है? सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड इसके अंदर राइज कर जाएगा, और इस ट्यूब के अंदर पानी का जो लेवल होगा, और ट्यूब के बाहर पानी का जो लेवल है, मतलब लेवल इन द टब एंड दिस इज लेवल इन ट्यूब, ये कुछ हाइट होती है, इनमें डिफरेंस आता है। दोनों लेवल बराबर नहीं मिलते।
सरफेस टेंशन की वजह से। सरफेस टेंशन की वजह से अंदर का लेवल ज्यादा होगा बाहर के लेवल के कंपेयर में। इसको बोलते हैं कैपिलरी इफेक्ट। लेवल ऑफ लिक्विड इनसाइड ट्यूब इज मोर देन लेवल ऑफ लिक्विड आउटसाइड द ट्यूब। दिस फिनोमेना और इफेक्ट कॉल्ड एज कैपिलरी इफेक्ट, एंड इसकी वजह है सरफेस टेंशन। कैसे सरफेस टेंशन, कैसे वजह है इसकी? आप देखिएगा, जो ट्यूब है वो सिलेंडर के फॉर्म में है, इसका रेडियस स्मॉल आर है, ट्यूब का रेडियस सिलेंडर है, मतलब ऐसे देखेंगे तो ऊपर से एक राउंड शेप के ट्यूब है, सिलेंडर का ट्यूब, और उसके अंदर पानी राइज हुआ है। पानी राइज करने के बाद यहाँ पर लिक्विड का एक सरफेस बना है, सरफेस ऑफ लिक्विड। इसको टेक्निकली मेनिस्कस कहते हैं। किस चीज को मेनिस्कस कह रहे हैं? मेनिस्कस किसको बोल रहे हैं? सरफेस ऑफ लिक्विड। सरफेस ऑफ ट्यूब लिक्विड, के अंदर सरफेस ऑफ लिक्विड। ये जो लिक्विड का सरफेस है ट्यूब के अंदर है, इस सरफेस को मेनिस्कस कह रहे हो। मेनिस्कस, द टॉप सरफेस ऑफ लिक्विड इनसाइड द ट्यूब इज अ मेनिस्कस। और ये सरफेस अभी तो आपको 2 डायमेंशनल व्यू में दिख रहा है, अभी तो ये चीज आपको 2D व्यू दिख रही है एक्चुअल में। 2D व्यू है ना ये, एक्चुअल में सरफेस है ये, सरफेस ये एक स्फेरिकल सरफेस होती है एक्चुअल में। यस सर। मतलब अलग से देखेंगे तो ये आपको ऐसा दिखेगा, एक कटोरे जैसा, मतलब इसका 3D व्यू कुछ ऐसा होगा, टाइप ऑफ बॉल टाइप का कह सकते हो आपकी, ऐसा आपको दिखेगा। ठीक है, मेनिस्कस मतलब मेनिस्कस बेसिकली स्फेरिकल है, मतलब दिस पार्ट इज अ स्फीयर। पूरा स्फीयर नहीं है, स्फीयर का एक पार्ट है वो। सर सर तो ये जो मेनिस्कस है वो सर कैपिलरी ट्यूब में डेवलप होता है कि प्रैक्टिकली हर जगह, मतलब ग्लास में भी रहता है नॉर्मली? रहता है, यहाँ भी मेनिस्कस बनते हैं, मतलब बाहर का भी लेवल जो होगा वो हल्का सा टिल्टेड होगा। यस सर। ये सरफेस टेंशन की सर वजह से होता है। सरफेस और मेनिस्कस में क्या डिफरेंस है? किसमें? सरफेस और मेनिस्कस में सर? नहीं, उसका नाम दे दिया मेनिस्कस यार, और कोई डिफरेंस नहीं है। सरफेस बोलो चाहे मेनिस्कस बोल दो, हमने तो नाम इसलिए बता दिया कि कुछ बुक्स में ऐसा ना हो कि भाई वोकैबुलरी नहीं, वोकैबुलरी की वजह से क्वेश्चन छूट जाए, तो हमने सिर्फ नाम बता दिया। जी सर। है ना, वोकैबुलरी भी तो स्ट्रांग होनी चाहिए, मतलब वर्ड मीनिंग भी तो पता हो। तो मेनिस्कस इज जस्ट अ सरफेस, कुछ और कोई फर्क नहीं है, नाम दे दिया इसको। which is just a part of sphere, एक पार्ट ऑफ स्फीयर है। और ये यहाँ पर कॉन्टैक्ट एंगल थीटा है, मान लिया थीटा इज द कॉन्टैक्ट एंगल। अब कुछ बातें पूछी जाएंगी आप लोगों से, कुछ बातों पे आपको जवाब देना है, जवाब दे पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे पाए तो भी बहुत अच्छी बात है। कल हम लोगों ने कल की क्लास में एक बात कही थी कि किसी भी कर्व सरफेस, लिक्विड का कर्व सरफेस जहां भी होता है, और अगर आप सरफेस टेंशन को कंसीडर कर रहे हो तो उसके कॉनकेव और कॉन्वेक्स साइड में प्रेशर डिफरेंस मिलेगा आपको। कॉनकेव साइड ज्यादा होता है। यस सर। ये एक नेचर ऑफ सरफेस ऑफ लिक्विड है कि अगर किसी भी लिक्विड का सरफेस किसी कर्वेचर के फॉर्म में है तो उसकी कॉनकेव साइड का प्रेशर कॉन्वेक्स वाले से ज्यादा होगा। यस यस सर। सर। ठीक, और अगर वो कर्वेचर स्फीयर के फॉर्म में है तो वो डिफरेंस 2s/r का होता है। यस सर। और अगर वो सिलेंडर के फॉर्म में है, 4s/r। सिलेंडर s/r। तो ये आपका जो एक्सेस प्रेशर वाले कंसेप्ट थे उनका यूज करने जा रहा हूँ। मेनिस्कस किस टाइप का कर्वेचर बोल रहा हूँ मैं आपको, एक राउंड ट्यूब के अंदर ये किस टाइप का कर्वेचर होगा? स्फेरिकल। कैसा? ऊपर की तरफ से कॉनकेव। इडली खाई कभी? इडली
यस सर यस सर ऐसा ही होगा। इडली का टॉप सरफेस किस टाइप का होता है? अगर ढंग की जगह खाया हो तो कभी कभी घर पे भी बन जाता है और पता चला बिल्कुल फ्लैट बन जाता है। इडली और पराठे में कोई फर्क ही नहीं है। इडली का शेप अगर आप देखो तो ऊपर किस टाइप की सरफेस होती है वो? थोड़ा हेमिस्फीयर टाइप का होता है, कर्व थोड़ा टाइप स्फीयरिकल वही मेनिस्कस, बस उसी को आप मेनिस्कस इमेजिन करें। क्या वो पूरा स्फीयर है? नो सर नो सर पार्ट ऑफ दिस आर्क है। पार्ट ऑफ द, बस वो मेनिस्कस है। आप ऐसे मानो उसी को मेनिस्कस कह रहा हूँ मैं। यस ओके खाने का मन भी कर गया होगा कुछ लोग का, मेरा भी कर रहा है। इडली, चलो जी, खैर ठीक है यार। तो ये बताओ सर हमसे ज्यादा तो आपका लग रहा है, देखो, हमसे ज्यादा तो आपका लग रहा है सर, आप ज्यादा डिस्टर्ब हो गए। नहीं हम दूसरी वजह से हुए। देखो जो इडली है, एक तो इडली का साइज होता है और एक उसके सरफेस का साइज होता है। दोनों में फर्क है क्या? मतलब अगर हम बात करें तो इडली की सरफेस ऊपर ऐसे लिफ्ट होती है थोड़ी सी। यस सर तो एक तो इसका रेडियस होगा r और एक साइज ऑफ इडली उसका रेडियस होगा स्मॉल r। दो अलग अलग रेडियस नहीं होंगे? यस सर कौन से दो रेडियस की बात कर रहे हैं हम लोग? सर एक आर्क जैसा रेडियस है और एक इसका रेडियस सर्कल टाइप का रेडियस। एक जो गोल गोल बना है तो कितना राउंड है उसका रेडियस, और एक उसकी सरफेस ऊपर से जो कर्व है ना ऐसी, वो कितनी उठी हुई है। यस सर तो इसी तरीके के दो रेडियस की बात हो रही है यहाँ पर। एक रेडियस तो हमारा ट्यूब का हो गया और एक रेडियस इस मेनिस्कस का हो गया जो कैपिटल आर है। मेनिस्कस रेडियस इज कैपिटल आर। और इनमें क्या रिलेशन होगा, इनका रिलेशन पहले फाइंड करेंगे। तो थोड़ा सा ये डायग्राम ब्रॉड करके दिखा रहे। ये जो कह रहे हैं ये पार्ट ऑफ स्फीयर है, मतलब अगर इसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे तो एक स्फीयर बनेगा। अगर इसको पूरा कंप्लीट हाइपोथेटिकल लेवल पे करें तो एक स्फीयर बन जाएगा। और उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर को मेनिस्कस का रेडियस कह रहे हो। मेनिस्कस रेडियस का मतलब ये कर्व जो कि एक स्फीयर का पार्ट है, तो जिस स्फीयर का ये पार्ट है अगर वो स्फीयर कंप्लीट करके देखा जाए तो क्या रेडियस बनती है? मेनिस्कस रेडियस। ऑप्टिक्स में इसको आप रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से पढ़ते थे, लेंसेज के केस में, मिरर्स के केस में। यस सर यस सर और दूसरी रेडियस हम इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो ट्यूब बनेगा, जो ट्यूब है उसका रेडियस स्मॉल आर, जो इस सिलेंडर का रेडियस होगा। और कॉन्टैक्ट एंगल ये है, यहां पर एक टेंजेंट बनाएंगे ना, टेंजेंट, तो ये एंगल थीटा है, कॉन्टैक्ट एंगल कह रहे हो। जरा बता पाओगे कैपिटल आर स्मॉल आर के बीच में क्या रिलेशन आएगा? इसके आगे थोड़ा सा लगाओ जुगाड़। स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर sin थीटा। तो कब मार रहे हो? अबे ये थीटा है, cos थीटा तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। अब सही है। cos थीटा बराबर स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। बाकी लोग तब तक सोचे ये चीज कैसे आएगी। cos थीटा बराबर, काफी आसान है वैसे किया, थोड़ी सी मैथ लगाओ। यस ये सर एंगल पता, ये वाला एंगल पता करो कितना है जिस पे डबल डबल बनाया मैंने। थीटा तो थीटा होगा। पक्का? यस यस सर सर यस सर पक्का सर। हाँ तो ये रिलेशन आ गया। अब इसकी जरूरत क्यों थी मुझे, इस रिलेशन की जरूरत क्यों थी? ट्यूब के ऊपर अगर ये ओपन है, अगर ये ट्यूब ओपन है तो यहाँ पर कौन सा प्रेशर मिलेगा मुझे इस साइड पर? प्रेशर ऑन दिस P नॉट। अब सुनिएगा, तो इसके जस्ट नीचे आने पर कितना प्रेशर होगा यार? जस्ट नीचे आने पे, जस्ट नीचे आएगा ये एक सरफेस,
ये सरफेस ऑफ लिक्विड है, सुनिए सरफेस ऑफ लिक्विड है, इधर कॉनकेव साइड है, तो कॉन्वेक्स साइड पर पी नॉट से ज्यादा प्रेशर होगा या पी नॉट से कम होगा? पी नॉट कॉनकेव पे ज्यादा होगा। माइनस डीपी। पी नॉट से कम होगा, कॉन्वेक्स साइड प्रेशर कम होगा, तो पी नॉट माइनस, अब कितना कम होगा? तो ये एक स्फेरिकल सरफेस है, 2s डिवाइडेड बाय कल की डेरिवेशन, स्फेरिकल सरफेसेस के लिए 2s अपॉन r डिफरेंस होता है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स के प्रेशर का जो डिफरेंस होता है वो 2s बाई r, अगर ये स्फीयर है तो, और यहां पर ये स्फीयर ही है। उसके बाद अप एंड डाउन थ्योरी, इससे h डिस्टेंस नीचे आएंगे तो क्या प्रेशर मिलेगा यहाँ पर? इंटू रो जी एच प्लस रो जी एच। प्लस रो जी एच। यहाँ पर इस पॉइंट का प्रेशर, अगर इस पॉइंट से h डिस्टेंस नीचे जाए तो अप डाउन थ्योरी के हिसाब से यहाँ पर प्रेशर को लिख सकते हैं पी नॉट माइनस 2s बाई r एंड प्लस रो जी एच। और इसी के जस्ट आउटसाइड, इसी लेवल पर आउटसाइड कितना प्रेशर है? इसी लेवल पे आउटसाइड सेम पी नॉट। और हाइड्रोस्टैटिक में क्या बताया गया था पहले ही लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में, कि अगर ये दो पॉइंट सेम लेवल पर हैं और सेम प्रेशर होता है, तो इसका मतलब पी नॉट और ये वैल्यू बराबर होनी चाहिए। यस सर। यस सर। इन दोनों को बराबर कर दो, ये दोनों बराबर है, पी नॉट इक्वल टू दिस टर्म, इससे h कितना आएगा? 2s बाय r रो जी। h बराबर 2s डिवाइडेड बाय रो जी कैपिटल R। यस सर। कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। और अगर इसको ट्यूब के रेडियस के साथ देखना चाहते हो, इन टर्म्स ऑफ ट्यूब रेडियस, मतलब सिलेंडर का रेडियस, तो ये रिलेशन यूज करो, कैपिटल R को रिप्लेस करो, तो ये चीज बन जाएगी 2s cos थीटा बाय रो जी स्मॉल r। क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार। यस सर। यही इसका कंसेप्ट था, हाइट फॉर्मेशन। मतलब इसमें दो कंसेप्ट इन्वॉल्व हैं, एक एक्सेस प्रेशर कंसेप्ट जिसको कल डिस्कस किया गया था, और दूसरा कांटेक्ट एंगल की वजह से यहाँ पर मेनिस्कस का फॉर्मेशन, कोहेसिव एडहेसिव नेचर की वजह से मेनिस्कस का फॉर्मेशन, सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड का राइज होना, मेनिस्कस बनने की वजह से ऊपर नीचे में प्रेशर का डिफरेंस आ गया, और यहां पर प्रेशर रिड्यूस कर गया, एटमॉस्फेयर से कम हो गया। जो प्रेशर रिड्यूस हुआ है वो कंपनसेट किया जा रहा है इंक्रीज ऑफ हाइट से, क्योंकि अल्टीमेटली यहां पर प्रेशर पी नॉट ही चाहिए आपको। ठीक है, डेरिवेशन क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। यस सर। Yes, sir. जी। अब यहाँ पर एक बात करेंगे। सर हाँ जी। तो यहाँ पे जो ये स्मॉल एच है ये बेसिकली राइज ऑफ फ्लूइड इन कैपिलरी ट्यूब है ना? मतलब राइज ऑफ, देखो कैपिलरी ट्यूब तो अंदर तक डिप है, मतलब जो टब का लेवल है, जितना पानी टब में है ना, उससे और कितना, हाँ उसके ऊपर की हाइट है ये। टब के लेवल से कितनी ज्यादा हाइट हमारा कैपिलरी में है, ये वो चीज कैलकुलेट हो रही है। ओके सर। ठीक है, अब HCV आप सबके पास होगी आसपास? यस सर। यस Yes, sir. अब आपको ना एक बात बताएंगे, जो सरफेस टेंशन है वो एक प्री डिफाइंड वैल्यू है, प्री डिफाइंड वैल्यू, कैपिटल एस जिसको कहते हो, कोफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन या फिर सरफेस टेंशन, एक ही बात है। हाँ सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया तो थोड़ा सा ब्रीफ में बता देंगे सर, क्या बोल रहे थे आप? अभी वही बोल रहे, बता रहे, एक मिनट वही बताने जा रहे हैं। HCV के पेज नंबर 285 पर जाएं आप, HCV के पेज नंबर 285 पर। हालांकि फाइनल एग्जाम्स में ये डेटा प्रोवाइड होता है, बट अभी के लिए डिस्कस करने के लिए मैं HCV का पेज नंबर 285 पे जा रहा हूँ। राइट साइड बिल्कुल बॉटम पर टेबल 14.3। हाँ, टेबल 14.3 सरफेस टेंशन की एक टेबल दी गई है। यस सर। ठीक है,
उसमें मरकरी के लिए कितना बोला गया है? मरकरी का सरफेस टेंशन 0.465 0.063 फिर वाटर का भी दिया गया है 0.075 सोप सेल ऐसे। तो ये प्री डिफाइंड वैल्यू है, मतलब कैपिटल एस जो है ये वेरिएबल नहीं है, ये एक फिक्स वैल्यू है। जैसे एटॉमिक मास होता है, मोलर मास होते हैं, वैसे कैपिटल एस की वैल्यू एक लिक्विड के लिए फिक्स है, मतलब ये एज अ कांस्टेंट रहेगा, वेरिएबल नहीं रहेगा। डेंसिटी भी क्या रहेगी? कांस्टेंट। जी भी कांस्टेंट। तो बदलने वाली चीजें क्या है इसमें से? थीटा और स्मॉल आर। नहीं, इसको देखें, पहले रिलेशन को देखो ना, पहले रिलेशन को। कैपिटल एस, रो और जी ये सब कांस्टेंट्स हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द हाइट ऑफ लिक्विड, इन द कैपिलरी ट्यूब, then means depending upon h, the radius of meniscus will be defined. ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? डिपेंडिंग इस पे कितनी हाइट तक लिक्विड राइज हो रहा है, यानी कि h, ये मुझे बताएगा कि मेनिस्कस कितने रेडियस का है। ठीक है? यस सर। Yes, sir. हाँ, और मेनिस्कस की रेडियस और ट्यूब की रेडियस मुझे बताएंगी कांटेक्ट एंगल कितना है। बोलिए। आप एग्जांपल समझिए, तो एग्जांपल दिखाता हूँ। पेज नंबर 290, पेज नंबर 290, 290, 290, एग्जाम्पल नंबर 14.8, एग्जाम्पल नंबर 14.8 लेना है मेरे को। 14.8, ठीक है। अच्छा भैया, बुक आप लोग कैरी करिए, मैं बता रहा हूँ, बुक के बिना मैं, जिनके पास है वो देखें और जिनके पास नहीं है वो बैठे रहे चुपचाप। एक और टेबल मैं दिखाना चाह रहा हूँ इसमें यार, पेज 288 पर, पेज 288 देखो आप, दिखा आपको पेज 288? Yes, sir. Contact angles भी specify कर दिए। हाँ, कांटेक्ट एंगल की भी टेबल बना रखी गई है। इसका क्या मतलब होता है जानते हो? जब टेबल बना दी जाती है तो इसका क्या मतलब होता है कि ये वेरिएबल्स हैं या कांस्टेंट्स हैं? कांस्टेंट्स हैं। तो इसका मतलब कांटेक्ट एंगल भी कांस्टेंट हुआ फिर? यस सर। यस सर। देखिए यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसको मुझे समझना पड़ेगा, इस पॉइंट को समझना है। इसके लिए एग्जांपल 14.8 पर जाओ आप, एग्जांपल 14.8 पर। एग्जांपल 14.8 में कैपिलरी ट्यूब का रेडियस दे रखा है। Yes, sir. कितना? 0.2 mm. तो ये स्मॉल आर है कि कैपिटल आर है? Small r. स्मॉल आर। स्मॉल आर दे रखा है। इज इट डिप्ड वर्टिकली, हाईलाइट करिएगा उस पॉइंट को। इज इट डिप्ड वर्टिकली, ये लिखने की क्या जरूरत है कि वर्टिकली डिप किया उसको? तो मतलब हम जी की वजह से प्रेशर में चेंज आएगा। हाँ, इसका मतलब हम किसी और तरीके से भी डिप कर सकते हैं, इसका मतलब तभी तो वर्टिकली को स्पेसिफाई कर रहा है। Yes, sir. So dipping can be no, इसका मतलब we can dip the tube in non-vertical conditions. Yes, sir. Yes, sir. Find the height of water column raised in the tube. Surface tension की वैल्यू दी गई है, density of water दिया गया और G दिया गया है। कुल मिलाकर के क्या क्या चीजें दी गई है मुझे को? रो 1000, G 10, surface tension 0.0075, radius of tube 0.2 मिलीमीटर। इमेजिन कर सकते हो कितना रेडियस है? तो बहुत ही छोटा है, मतलब डायमीटर आधा मिलीमीटर भी नहीं है। और आधा मिलीमीटर जरा स्केल पे देखो, स्केल पे आप 1 मिलीमीटर देखो कितना होता है, उसका आधे से भी कम है। Yes, sir.
क्या आएगा आंसर एच की वैल्यू कैलकुलेट करने पर? इन्होंने थीटा नहीं दिया है, लेकिन अगर आप इनके सोल्यूशन को देखोगे तो उन लोग ने 0 ले लिया है थीटा को। क्यों? अपने मन से ले लिया है कि ये होता है? तो जनरलाइज्ड है, वो कांस्टेंट कांस्टेंट होता है। ठीक है। हाँ, कांटेक्ट एंगल थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है ग्लास और वाटर के लिए, इसलिए लिया है। यस सर। Yes, sir. ओके जी, लेकिन कांटेक्ट, हाँ ठीक है। अब इससे आंसर क्या बना मेरा? मतलब इन्होंने थीटा को 0 डिग्री ले लिया है क्योंकि ग्लास और वाटर है, और पीछे इन्होंने एक टेबल बना दी है, उस टेबल में ये लिख दिया कि ग्लास और वाटर के लिए 0 डिग्री होता है। यस सर। तो एच कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशंस करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 7.5 सेंटीमीटर, है ना? ये आएगा। Yes, sir. इधर आप चलिए, इसका मतलब 7.5 सेंटीमीटर लिक्विड राइज करेगा इसमें। सब अच्छा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं इस तक। यानी कैपिलरी ट्यूब में पानी जो होगा वो टब के लेवल से पानी 7.5 सेंटीमीटर ज्यादा होगा। परफेक्ट। अब हम क्या करने जा रहे हैं? हम जो कैपिलरी ट्यूब इसमें डिप कर रहे हैं, कैपिलरी ट्यूब जो इसके अंदर हम डिप कर रहे हैं वो सिर्फ 5 सेंटीमीटर की है। कैपिलरी ट्यूब ही 5 सेंटीमीटर की है। अब इसके अंदर 7.5 सेंटीमीटर राइज कैसे हो गए? ओवरफ्लो होगा क्या? नहीं हो पाएगा ना। अब ये इसके जस्ट नीचे वाला आर्टिकल है, क्या लिखा हुआ है? ट्यूब ऑफ insufficient length. Insufficient length. ये आपके ट्यूब में उतनी लेंथ है ही नहीं जितना राइज करना चाहिए था। तो पहले फर्स्ट थॉट मन में क्या आता है कि पानी ऊपर जाएगा और ओवरफ्लो कर जाएगा। पहला थॉट यही आएगा। यस सर। Yes, sir. तीसरी लाइन में क्या लिखा है इन्होंने? नहीं करता ओवरफ्लो, एंगल चेंज हो जाता है। हाँ, तीसरी लाइन पढ़ो, क्या लिखा है इन्होंने? The angle made by The angle made by विल the नॉट liquid ओवरफ्लो, surface. विल नॉट ओवरफ्लो। जैसा आप सोचते हो वैसा होगा नहीं। yes sir. Yes, sir. यही फिजिक्स है। हमें लगता कुछ है, होता कुछ और है। और वो क्या कह रहे ओवरफ्लो हैं? कर गया तो साइकिल बन जाएगी। हाँ, नेचर के इंटेलिजेंस देखो ना यार, इंटेलिजेंस ऑफ नेचर, इससे बड़ी इंटेलिजेंट कोई चीज है नहीं। सेव वाटर का कंसेप्ट वो अपने आप लगा रहा है, पानी को बर्बाद नहीं होने देगा। आप कितने ही सुपर कंप्यूटर बना लो, नेचर से इंटेलिजेंट कुछ नहीं बना सकते आप। तो ये क्या कह रहा है कि अगर ऐसा केस हो गया कि ट्यूब की लेंथ जो आप कैलकुलेशंस कर रहे हो इस फॉर्मूले से, इससे कम है, तो क्या करोगे? तो आंसर है पानी ओवरफ्लो नहीं करेगा। ऊपर जा करके मेनिस्कस अपने आप को रीएडजस्ट कर लेगा। ऊपर जा करके मेनिस्कस अपने आप को रीएडजस्ट कर लेगा। इसको मैं एक अलग डायग्राम से दिखा देता हूं। फॉर्मूला कहता है 7.5, बहुत अच्छी चीज है। हमने इस टब में एक ट्यूब डिप करी, अच्छी खासी लेंथ 10-20 मीटर की ट्यूब है ये, और एक छोटी सी ट्यूब, 2 ट्यूब डिप करते हैं इसमें पैरेलल में, ताकि कंपैरिजन समझ में आए कि होगा क्या। मतलब एक ट्यूब जिसकी इनसफिशिएंट लेंथ है और एक ट्यूब जिसकी सफिशिएंट लेंथ है। तो जिस ट्यूब की लेंथ सफिशिएंट है उसके अंदर तो पानी आराम से 7.5 सेंटीमीटर तक चला गया। एज पर कैलकुलेशंस के हिसाब से हो रहा है सब कुछ। 7.5 सेंटीमीटर पानी राइज कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और लिक्विड की सरफेस में और सॉलिड के सरफेस में 0 डिग्री एंगल बन गया। 0 डिग्री एंगल बनने का मतलब क्या होगा
लिक्विड का सरफेस एक परफेक्ट हेमीस्फीयर बनेगा, एक परफेक्ट हेमीस्फीयर बन जाएगा अंदर। 0 डिग्री कॉन्टैक्ट एंगल बोलने का मतलब जानते हो क्या हुआ? कॉन्टैक्ट एंगल की डेफिनेशन क्या थी? ट्यूब और लिक्विड के सरफेस के बीच का एंगल। तो अगर इसको 0 डिग्री कह रहे हो तो इसका मतलब जो ये ट्यूब है यही लिक्विड की सरफेस बन रही है। सर फिर से समझा दीजिए थोड़ा। 0 डिग्री कॉन्टैक्ट एंगल किसको बोलेंगे? देखिए किस चीज को बोलेंगे 0 डिग्री कॉन्टैक्ट एंगल? कॉन्टैक्ट एंगल की डेफिनेशन पे चले जाओ। ट्यूब और पानी के सरफेस के बीच कितना एंगल है उसको कॉन्टैक्ट एंगल कह रहे हैं। अगर मैं ये कह रहा हूं कि 0 डिग्री कॉन्टैक्ट एंगल है, जैसा कि टेबल में लिखा गया है कि ये 0 डिग्री कॉन्टैक्ट एंगल है, तो 0 डिग्री कॉन्टैक्ट एंगल का मतलब क्या हुआ कि पानी की जो सरफेस होगी और जो ये ट्यूब है ये कोइंसाइड कर रहे होंगे, और ये तभी हो सकता है जब अंदर एक परफेक्ट हेमीस्फीयर बना हो। क्योंकि अगर एक हेमीस्फीयर बना हो, आप हेमीस्फीयर, तो इस पॉइंट पर टेंजेंट किधर दिखाओगे? अगर एक हेमीस्फीयर बना है तो इस पॉइंट पर टेंजेंट किधर दिखाएंगे? वर्टिकली डाउनवर्ड। क्या वो ट्यूब से कोइंसाइड ही कर गई? यस सर। यस सर। तो Yes, इसी को तो sir. कॉन्टैक्ट एंगल कहा था कि लिक्विड की सरफेस पे जो टेंजेंट बनेगा ट्यूब से कितने एंगल पर होगा वो? यस तो 0 डिग्री कॉन्टैक्ट एंगल का मतलब लिक्विड का सरफेस ऐसा होना चाहिए जिसका टेंजेंट ट्यूब के पैरेलल जाए, और वो हेमीस्फीयर में ही पॉसिबल है। क्योंकि अगर ये लेस देन हेमीस्फीयर हुआ, अगर लिक्विड का सरफेस हेमीस्फीयर से छोटा हुआ, लेस देन हेमीस्फीयर ऐसा कुछ, तो टेंजेंट ऑफ लिक्विड ट्यूब से कोई एंगल बना लेगा। अभी यही बात समझ में कभी भी नहीं आ रही है ये। सर आ गई। ठीक है, अब ये तो हो गया, लेकिन जब हमें मेरी ट्यूब ही 5 सेंटीमीटर की है तो 7.5 सेंटीमीटर राइज कैसे कराओगे इसके अंदर? आंसर है कि वो राइज 7.5 सेंटीमीटर तो जाएगा ही नहीं। लिक्विड 5 सेंटीमीटर तक राइज कर जाएगा, ओवरफ्लो नहीं करेगा। और होगा क्या? 5 सेंटीमीटर राइज होने के बाद ये एक अलग कांटेक्ट एंगल बना लेगा, ये एक डिफरेंट कांटेक्ट एंगल थीटा बनाएगा। 0 डिग्री पर नहीं रुकेगा ये। सफिशिएंट लेंथ के अंदर 0 डिग्री कांटेक्ट एंगल बन रहा होगा, लेकिन इनसफिशिएंट लेंथ में कांटेक्ट एंगल 0 डिग्री से अलग हो जाएगा। सोचो कितना स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस काम कर रहा है यहाँ पर, मतलब कितने नेचर में क्या खासियत होगी। ओवरफ्लो रोकने के लिए उसने अपने कांटेक्ट एंगल को कॉम्प्रोमाइज किया कि कांटेक्ट एंगल बदल देते। और विद द चेंज ऑफ कांटेक्ट एंगल इक्विलिब्रियम विल बी एस्टैब्लिश्ड। कैसे? हम लोगों ने क्या फॉर्मूला डिराइव किया था? h इक्वल टू 2x cos थीटा डिवाइडेड बाय रो जी आर। ये फॉर्मूला था मेरा। Yes, sir. Now, because the tube is insufficient, so the maximum height of liquid is only 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर 5 सेंटीमीटर पुट कर देंगे, यानी 5 इंटू 10 टू द पावर -2 इक्वल टू 2। सरफेस टेंशन 0.0075। कॉस थीटा का मुझे पता नहीं, क्योंकि ये पता है इनसफिशिएंट लेंथ में 0 डिग्री एंगल नहीं होगा। डेंसिटी 1000, G10 और रेडियस 0.2 मिलीमीटर, मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर -4। चेक करो कॉस थीटा कितना आएगा इससे।
सर 10 की पावर -3 होता है। नहीं अच्छा मिलीमीटर, 0.2 मिलीमीटर। हाँ समझ गया। 0.2 मिलीमीटर था वो। यस सर यस सर। चेक करते हैं cos थीटा की क्या वैल्यू बनेगी। सर इसकी वैल्यू में 0.075 है। 2 0 नहीं है? नो सर। नो सर। एक कम कर दो यार। चेक कर लो, cos थीटा 2/3 आ जाएगा। यस सर। cos थीटा की वैल्यू 2/3 आ जाएगी इसमें। यस सर। तो cos इनवर्स 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। आप cos इनवर्स 2/3 को आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में देख लो कितना होता है। cos इनवर्स 2/3 इन साइंटिफिक कैलकुलेटर, उसका एंगल मिल जाएगा तुम्हें। सर सर ऐसे एडजस्ट होना हम लोग को इस लेवल पे बताया नहीं जा रहा, रीजन की किसी को पता नहीं है। ये सबको पता है। देखिए एक्चुअल में क्या है ना कि मॉलिक्यूल्स की स्टडी थोड़ी टफ होती है यार। हम मॉलिक्यूलर बिहेवियर्स को देख रहे हैं कि उनकी बिहेवियर्स क्या है। तो ये एक बड़ा इतना इंटेलिजेंट बिहेवियर मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि यार वो जैसे ही उसको मालूम चलता है कि यार ट्यूब छोटी रह गई, उसने तुरंत एक स्मार्ट डिसीजन ये लिया कि चलो कॉन्टैक्ट एंगल बदल देते हैं। रीजन देखिए, अब आप बोलोगे रीजन क्या है ना यार? जी सर, बाद में पढ़ेंगे तो बता दी, जिज्ञासा होती है सर बस। नहीं, वो जो जिज्ञासा है, आपकी जिज्ञासा हम शांत कर दे रहे हैं ना। कॉन्टैक्ट एंगल सर अराउंड 48 डिग्री के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब वो टेबल में 0 डिग्री क्यों लिखा था? सफिशिएंट लेंथ के लिखा था। हाँ जी, ट्यूब सर सफिशिएंट लेंथ की थी और वो कांस्टेंट होता है। राइट। अगर आपकी ट्यूब सफिशिएंट लेंथ की है तो लिक्विड का जो नेचुरल कांटेक्ट एंगल है, नेचुरल कांटेक्ट एंगल वो 0 डिग्री है। लेकिन अगर आप छोटी ट्यूब में उसको राइज कराओगे तो कांटेक्ट एंगल एडजस्टेबल वैल्यू है। और ये क्यों होता है? अब मैं रिवर्स मैकेनिज्म पे जा रहा हूं। आउटसाइड प्रेशर कितना होगा बताइएगा? रिवर्स मैकेनिज्म पे चलिए, यहाँ पर प्रेशर बताओ। PATM। इसके अंदर वाले पॉइंट पर PATM। ऊपर चलते हैं, यहाँ का प्रेशर माइनस P नॉट माइनस रो जी। और कितनी हाइट? कितनी हाइट? 7.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर में। यस सर। और इसके ऊपर का प्रेशर +2s/r। नहीं, अभी तो फिलहाल P नॉट कहो ना, इसके ऊपर P नॉट होगा। यस सर। यस सर। तो दोनों तरफ का प्रेशर डिफरेंस, दोनों तरफ के प्रेशर डिफरेंस इसके रेडियस को डिफाइन करते हैं। ये एक्सेस प्रेशर का एक्चुअल एप्लीकेशन है। एक कर्वेचर कितने रेडियस का बनेगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके दोनों तरफ के प्रेशर में डिफरेंस क्या आ रहा है। बिकॉज जो डिफरेंस है वो 2s/r होता है। तो ड्यू टू द डिफरेंस इन द प्रेशर ऑन बोथ साइड which must be equal to 2s/r, the radius will be defined. And after defining capital R, you can define the angle theta. अब क्योंकि यहाँ पर जब 5 सेंटीमीटर ही राइज कर पाओगे आप, 5 सेंटीमीटर से ज्यादा राइज कर नहीं सकते, तो इसके ऊपर और नीचे में जो प्रेशर डिफरेंस होगा, यहाँ पर सरफेस के ऊपर और सरफेस के नीचे जो प्रेशर डिफरेंस है वो 7.5 सेंटीमीटर की हाइट की वजह से है। और यहां पर प्रेशर डिफरेंस जो है वो सिर्फ 5 सेंटीमीटर की हाइट डिफरेंस की वजह से है। यस सर। यस सर। और प्रेशर डिफरेंस डिफाइन करता है रेडियस को। यानी जिस रेडियस का मेनिस्कस यहां पर है उससे अलग रेडियस का मेनिस्कस होगा यहां पर। और कैपिटल आर अगर अलग होगा
तो करस्पॉन्डिंग थीटा यहाँ और यहाँ अलग अलग मिलेगी आपको। सर मतलब अपनी फंडामेंटल सरफेस टेंशन को मेंटेन रखने के लिए वो ऐसा करता है। हाँ, तभी तो मैं इसको इंटेलिजेंट कह रहा हूँ ना। ये मतलब क्यों आज बोल रहा हूँ मैं आपसे, इंटेलिजेंस ऑफ नेचर क्यों बोली मैंने इसको। और बड़ा सरप्राइजिंग चीज है यार, ऐसा कैसे हो गए। क्योंकि पहले चीज दिमाग में यही आती है कि यार छोटी ट्यूब होगी तो पानी फाउंटेन की तरीके से फैल जाएगा। यस सर। ऐसा कुछ नहीं हुआ। सर हाँ जी, बोलो बोलो। सर ये पूछना था, कांटेक्ट एंगल सर हमारा adhesive और कोहेसिव फोर्सेस पे डिपेंड कर रहा था। हम्म, तो सर अभी जैसे इनसफिशिएंट लेंथ हुई तो adhesive और कोहेसिव फोर्सेस तो जैसे कंटेनर और वाटर मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है। तो सर अगर वो टॉप पे पहुंच के उसने मतलब जैसे ट्यूब ने को पता चला कि अब इनसफिशिएंट लेंथ है तो उसने फिर उसको क्या कहते हैं कि ओवरफ्लो ना करे तो एंगल चेंज किया। लेकिन सर वो एंगल अपने हिसाब से कैसे चेंज कर सकता है? सुनो, ऐसे चेंज कर सकता है। जब सफिशिएंट लेंथ है तो यहाँ पर जो लिक्विड मॉलिक्यूल है उसके ऊपर भी सॉलिड है, उसके नीचे भी सॉलिड है, तो इट इज दोनों सॉलिड का रिजल्टेंट फोर्स इधर आएगा। इनसफिशिएंट लेंथ में बताओ जरा। ऊपर कुछ नहीं है, नीचे सॉलिड है। एक साइड का सॉलिड चला गया, यस सर, Yes, sir. नीचे आ जाएगा। तो एक ही साइड तो सॉलिड बचा, तो एडहेसिव फोर्स बदल नहीं गया वहां जाकर के, यस सर। तो कांटेक्ट एंगल बदल गया। ओके सर एक बार और बता दीजिए। नेचर को आप किसी भी एंगल से देखोगे ना, नेचर अपने आप को जस्टिफाई कर लेगा। यहाँ पर लिक्विड के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करने के लिए ऊपर भी सॉलिड के मॉलिक्यूल्स है, नीचे भी सॉलिड के मॉलिक्यूल्स है, दोनों तरफ सॉलिड अवेलेबल है। यहाँ पर इस लिक्विड मॉलिक्यूल को सॉलिड के मॉलिक्यूल सिर्फ नीचे ही अट्रैक्ट कर सकते हैं, ऊपर कुछ है ही नहीं। तो दोनों जगह एडहेसिव फोर्स सेम कैसे रहेंगी? डिफरेंस ऑब्वियस दिख रहा है मेरे को, और एडहेसिव फोर्स के डिफरेंस की वजह से कांटेक्ट एंगल यहाँ और यहाँ डिफर कर गए। अल्टीमेटली कंसेप्ट ये हुआ कि चाहे ट्यूब कितनी ही छोटी लेकर के चले जाओ, पानी बाहर नहीं गिरेगा। उस इनसफिशिएंट लेंथ को हम हाइट मान लेंगे, इनसफिशिएंट लेंथ को हाइट मानेंगे और थीटा को एडजस्ट कर देंगे। सर मतलब ये भी कह सकते हैं सरफेस टेंशन इज ऑलवेज कांस्टेंट। कैपिटल एस तो कांस्टेंट है ही है, थीटा एडजस्ट हो जाएगा। यानी कि एस ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। तो है ये चैप्टर में सर एक और चीज बता दीजिए। सर ये सब एकदम पतली ट्यूब्स में ही क्यों होता है? कैपिलरी इफेक्ट हम लोग को ऐसे देखने को क्यों नहीं मिलता? क्या चीज? सर मतलब ये आपने सुनो 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 सुनो, ये ट्यूब का रेडियस कितना लिया तुमने? 0.2 मिलीमीटर लिया ना? यस सर। तो नीचे 10⁻⁻⁴ लगाया हुआ है। यस सर। इसको 0.2 मीटर करो जरा और बताओ आप कितना आंसर आएगा। उसी एचसीवी के एग्जांपल में, एचसीवी के ही एग्जांपल में 0.2 मीटर लेके देखो जरा। काफी बड़ा है, से बड़ी आ जाएगी। करके तो देखो एक बार। रेडियस, अबे मिलीमीटर को मीटर, मिलीमीटर की जगह मीटर में जा रहे हो। हाइट ज्यादा आएगी कम आ जाएगी? कम आ जाएगी। कम आएगी। 1000 टाइम्स कम हो जाएगी। यस सर। यस सर। तो 7.5 सेंटीमीटर आंसर आया था, उसको 1000 से डिवाइड करो। 0.0075। क्या ये नोटिसेबल है? देख पाओगे इसको? हाँ सर। 0.007 सेंटीमीटर। तो इसीलिए वाइडर ट्यूब में होता है कैपिलरी इफेक्ट, लेकिन विजिबिलिटी नहीं होती उसकी। जितनी पतली ट्यूब उतना अच्छा राइज। तो बेसिकली उसकी डायमीटर इतना छोटा है इसलिए हम ये इफेक्ट देख पा रहे हैं, हाँ। बाकी नॉर्मल ट्यूब्स की तरह ही। बिल्कुल। ओके सर। ये हो गया इनसफिशिएंट लेंथ। वो पैराग्राफ जो इन्होंने लिखा है उसको एक बार पढ़िएगा, क्योंकि वो तो लिख दिया उन्होंने, न्यूमेरिकल तो समझाया नहीं वहां पर कोई।
बट एक छोटा सा पैराग्राफ दे दिया कि ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ। ठीक है बच्चा, ये बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. अब मेरा देखो अगला एग्जांपल, हम सेम डेटा यूज करेंगे फिर से, और अब की बार मैं बहुत बड़ी ट्यूब लेकर के आया, 2-4 किलोमीटर की, बहुत बड़ी ट्यूब है, 4 किलोमीटर लंबी है, और इसको बाथिंग टब में डाल दिया। ठीक है, ट्यूब को आपने बाथिंग टब में डाल दिया, लेकिन वो बाथिंग टब लिफ्ट के अंदर है। इमेजिन करो एक रॉयल लाइफ, लिफ्ट के इनसाइड है आपका बाथिंग टब, उसके अंदर, हालांकि ऐसी रॉयल लाइफ में कैपिलरी ट्यूब को लेके जाएगा। लिफ्ट है जो डाउनवर्ड जा रही है विद एक्सेलरेशन a, इसके अंदर लिक्विड कितनी हाइट तक राइज करेगा? तो आंसर अभी निकाला था हम लोगों ने h का, 2s cos theta upon rho g effective r। हाँ, तो रो r g इफेक्टिव यहाँ पर क्या होगा, g प्लस a या g माइनस a? माइनस है। g माइनस a। माइनस है। ठीक, ये हो गया। ठीक है ना बच्चा, सही है ना? यस इन्हें अब आपका आंसर 7.5 नहीं आएगा, उससे कम आएगा। कम आएगा, ज्यादा आएगा? उससे ज्यादा आएगा, ज्यादा आएगा। ज्यादा आएगा। मोर देन 7.5 राइज करेगा यहाँ पर। ठीक है बच्चे। सर ये राइज कब तक करेगा, यानी मतलब वो एक पॉइंट पे टब का वॉल्यूम कम नहीं हो जाएगा सर? मतलब अरे बहुत बड़ा टब है यार, कैपिलरी ट्यूब 0.2 मिलीमीटर डायमीटर की है, इतनी पतली ट्यूब है, और हमने मिनिमम होगा। मैं कम कर लूं। ये हाइट, ये वॉल्यूम बहुत छोटा होगा, हाइट बहुत ज्यादा होगी, लेकिन एरिया बहुत कम है ना इसका। अच्छा ओके, मिलीमीटर्स वाला ही सर एरिया ले रहे हैं क्या? 0.2 मिलीमीटर भैया, 0.2 मिलीमीटर ओके पाई सर, आर ओके स्क्वायर सर, एच। ओके बहुत पता नहीं, वॉल्यूम तो आएगा ही नहीं इसमें ज्यादा। तो बाथिंग टब आपका पूरा पानी वैसे रहेगा, जाके नहा सकते हैं उसमें आराम से। मैं ये कह रहा हूं कि जो इसका केबल था, रस्सी होती है, लेफ्ट से एक केबल कनेक्ट होता है, ये केबल टूट गई, जो लिफ्ट की केबल है वो टूट गई, क्या कंडीशन हो गई? फ्री फॉल। राइज नहीं करेगा। फ्री फॉल, लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली, ऊपर रस्सी दी है, भगवान भरोसे आ रही है वो। यस फ्री फॉल मतलब भगवान भरोसे। ठीक है, क्या आएगी हाइट अब? फ्री फॉल कर रहा है लिफ्ट, अगर मतलब उसका एक्सेलरेशन g के बराबर हो गया, इंफिनिटी जी इफेक्टिव 0 आ जाएगा सर। h तो h कितना हो आना जाएगा। चाहिए? h कितना आना चाहिए? नॉट डिफाइंड। Infinity. That means liquid will rise up to the infinite height, मतलब जितनी बड़ी ट्यूब होगी उतना राइज कर जाएगा। यस सर। यस सर। तो इनफाइनाइट लेंथ की तो ट्यूब लेके गए नहीं होंगे। नो सर। तो मतलब एनी लेंथ ऑफ ट्यूब विल बी इनसफिशिएंट। यस सर। बिकॉज जब लिक्विड को इनफाइनाइट तक राइज करना है तो किसी भी लेंथ की ट्यूब इनसफिशिएंट ही कहलाएगी हमारे लिए। यस सर। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होगा अगर a बराबर g हो जाए? सर टॉप पे जाके वही एडजस्ट हो जाएगा। क्या एडजस्ट कर दें? अब टॉप तक चला गया पानी, उसके बाद ओवरफ्लो करेगा नहीं, थैंक्स टू नेचर। नेचर को धन्यवाद दीजिए कि पानी बाहर नहीं आएगा, ये कन्फर्म है। कांटेक्ट एंगल कितना हो जाएगा? लिक्विड ओवरफ्लो नहीं करेगा, इसकी गारंटी है। 90। तो कांटेक्ट एंगल कितना हो जाएगा? क्योंकि डिनोमिनेटर g माइनस a तो 0 हो गया। 90। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मतलब cos थीटा 0 आएगा। यस सर। तो इसका मतलब पानी का सरफेस बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, तभी लिक्विड के सरफेस में और ट्यूब के बीच में 90 का एंगल बनेगा।
मतलब वाटर सरफेस विल बी परफेक्टली फ्लैट हॉरिजॉन्टल, कर्वेचर ही नहीं होगा उसके अंदर। सर आपने कहा वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे डिनोमिनेटर वाला उधर। बिल्कुल है ना, क्योंकि हाइट तो फाइनाइट है ना यार, यस सर। तो फाइनाइट मल्टीप्लाइड बाय 0 मतलब cos थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी ना, यस सर। तो थीटा 90 हो गया। मतलब जहां भी इनसफिशिएंट लेंथ का केस बनेगा, ध्यान रखिएगा, जहां पर भी इनसफिशिएंट लेंथ के केस होंगे वहां पर जितनी ट्यूब है वहां तक पानी लेके जाओ और h की जगह वो लेंथ हो जाएगी, और फिर उस लेंथ के करस्पॉन्डिंग आप cos थीटा की वैल्यू निकाल ले आओ, तो वो वहां का कांटेक्ट एंगल बन जाएगा। पानी ओवरफ्लो नहीं करेगा, ये श्योर है कैपिलरी इफेक्ट में। जी सर। ठीक है ना यार भैया, यही जो पानी हम रूट्स में डालते हैं प्लांट्स के और ट्रीज में, सेम पानी सबके सब सारे प्लांट्स में ऊपर चढ़ रहा है। तो अब कोई प्लांट छोटा है कोई प्लांट बड़ा है, क्या किसी प्लांट के ऊपर से पानी निकलता हुआ देखा है? No, No, sir. sir. नो सर। नो सर। तो इसका मतलब ओवरफ्लो तो नहीं कर रहा ना कहीं से। No, sir. कभी आपने देखा है कि No, sir. नेचर में अपने आप फाउंटेन बन जाए? नो अगर सर। ऐसा होता No, ऐसा होता तो नेचुरल फाउंटेन्स होते। आप तगड़ा इमेजिन करवा देते हैं। यस सर। नहीं मैं साइंस का मतलब यही होता है यार कि आप कंसेप्ट को नेचर से समझोगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि हाँ ये बात सही है। नहीं हो सकता ये, अगर होता तो अब तक दिखा होता मुझे। और आप एचसीवी के उसी एग्जांपल के आखिरी पॉइंट को लॉक कर देते हैं, बस खत्म हो जाएगा। उन्होंने क्यों कहा था कि वर्टिकली डिप किया है? ऐसी क्या मजबूरी थी उनकी कि वर्टिकली लिखना पड़ा उन्हें? यानी और भी पोजीशंस हो सकती हैं डिप करने की। तो इसका मतलब उसके आंसर और भी हो सकते हैं। यस सर। बताओ भी। एक बार फिर उसी टब में घुस गए। और एक हमने ट्यूब ली बिल्कुल वर्टिकल, जैसा कि वर्मा जी ने कहा है, एक वर्टिकल ट्यूब, और उनकी बात को पूरा सम्मान दिया जाए, ठीक है। और एक हम स्लैंटेड ट्यूब डाल रहे हैं टिल्टेड फॉर्म में, बीटा एंगल पर, हॉरिजॉन्टल से बीटा एंगल पर, क्योंकि थीटा हम कांटेक्ट एंगल में यूज करते हैं। चलिए जी, दोनों में ही कैपिलरी इफेक्ट होगा, बिकॉज कैपिलरी इफेक्ट इज द नेचुरल फिनोमिना, आर्टिफिशियल चीज नहीं है वो, एक नेचुरल फिनोमिना है, वो होना ही होता है, इट्स नेचुरल फिनोमिना। सो लिक्विड यहां भी राइज करेगा, और ये हाइट हम लोगों ने कैलकुलेट की है, इसका फॉर्मूला डिराइव किया है, इसी का फॉर्मूला डिराइव किया है इसी हाइट के लिए, 2s cos theta by rho g 2s cos theta by rho r। क्वेश्चन ये है कि टिल्टेड ट्यूब में इससे ज्यादा लेवल होगा या इससे कम लेवल होगा। क्वेश्चन ये है जितना लेवल इस ट्यूब में है क्या इसी लेवल तक पानी आएगा, इस लेवल के ऊपर चला जाएगा, या इस लेवल के नीचे होगा। सर वो g की जगह g sin बीटा हो जाएगा। जो भी करना है करो, सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि लेवल सेम होगा कि नहीं होगा, और आंसर है सेम होगा। फिर सेम लेवल वहीं तक पहुंचेगा, उसके ऊपर जा ही नहीं सकते। ये एक और इंटेलिजेंस है। पानी को जितनी हाइट पे जाना है उतनी ही हाइट पे जाएगा, आप कैपिलरी को जैसे मर्जी रख लो, हाइट नहीं बदल सकती। और क्यों नहीं बदल सकती? सर बाहर प्रेशर P नॉट होगा और अंदर बाहर के प्रेशर में 2s by r का डिफरेंस आना चाहिए। बिल्कुल। अगर मान लो ऐसा हो जाता, सपोज करो ऐसा हो जाता,
यहाँ पर लेवल ऊपर पहुंच जाता, प्रेशर डिफरेंस अलग हो जाएगा। तो यहाँ और यहाँ प्रेशर में डिफरेंस नहीं आ जाता। यस सर आ जाता। और सेम लेवल के 2 पॉइंट्स में प्रेशर डिफरेंस आ सकता है क्या? नो सर। नो सर। देखो फ्लूइड मैकेनिक्स के कंसेप्ट कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। सो वर्टिकल हाइट में डिफरेंस नहीं होगा। हाँ, ये अलग बात है कि इसमें पानी ज्यादा है, क्योंकि अगर वर्टिकल हाइट सेम है तो स्लैंटेड लेंथ तो ज्यादा होगी ना इसमें। जी सर। यस सर। वो तो फिर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट हो जाएगा सर। अगर मान लो वॉल्यूम से कंपेयर भी करें, हाँ बहुत, कि लेंथ वाइज मोर लिक्विड इज इन दिस ट्यूब एंड लेस लिक्विड विल बी इन दिस ट्यूब। मतलब कम पानी राइज करेगा, यहाँ ज्यादा पानी राइज करेगा, लेकिन राइज उतनी ही हाइट तक करेगा। अमाउंट ऑफ वाटर इसमें थोड़ा सा है, अमाउंट ऑफ वाटर इसमें ज्यादा है, बट दोनों का लेवल एक है। तो इसलिए फिर फॉर्मूला भी एच का सेम ही रहेगा। बिल्कुल यही फॉर्मूला यहाँ भी लगेगा। इस फॉर्मूले को डिराइव करते समय कंसेप्ट क्या लगाया था आपने, बताओ जरा। किस कंसेप्ट को यूज करके डेरिवेशन की थी हमने? प्रेशर्स के कंसेप्ट नहीं लगाए थे? प्रेशर को, यस सर। और अप डाउन थ्योरी में प्रेशर वेरिएशन स्लैंटेड लेंथ पे डिपेंड करता है कि वर्टिकल नो हाइट पे सर, डिपेंड तो करता वर्टिकल हाइट पे वर्टिकल लेंथ। है? तो जो फंडामेंटल है डेरिवेशन का वो है प्रेशर वेरिएशन, और उसका सीधा कनेक्शन वर्टिकल हाइट से है। वो तो सेम है। तो जिस फंडामेंटल से फॉर्मूले की डेरिवेशन हुई है, जब वो वर्टिकल हाइट पे ही डिपेंडेंट है, तो दोनों की वर्टिकल हाइट सेम आनी चाहिए। यस सर। डिफरेंस नहीं हो सकता वर्टिकल हाइट में। ठीक है, कैपिलरी इफेक्ट समझ में आया आपको यहाँ तक? यस सर। यस सर। Yes, sir. ये एक ट्रेलर था।